सेंटेंस फॉर्मेशन जो यहाँ आपको मिल जाएगा, कितने टाइप्स के होते हैं? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और लास्ट वाले होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के देख के लग रहा है ना बड़े वाले सेंटेंसेस। एक ही ऐसा सेंटेंस, एक ही फुल स्टॉप वाला, बहुत सारे कॉमास हो सकते हैं यहाँ। जितने ज़्यादा कॉमास है उतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है उतने ज़्यादा बैंड होंगे। अगर सिंपल सिंपल लिख रहे हैं ना, वो 3-4 सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे, एग्जामिनर को बोरिंग लग सकता है वो। तो ट्राई करना है कि कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाले सेंटेंसेस यूज करें। पर ये सिंगल सिंगल सेंटेंसेस है, तो मैं आपको पैराग्राफ फॉर्मेशन भी बता दूंगा, है ना। मैं वर्ड्स यहाँ अभी नहीं ले रहा, अभी फॉर्मेशन की बात चल रही है। तो वर्ड्स तो कैसे फॉर्मेट करेंगे, वो तो अपने आप दिमाग में जो आएंगे वो डालने, पर वो डालते टाइम भी सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ अभी आज। और पैराग्राफ्स भी है कि एक क्लैरिटी वाला पैराग्राफ कैसे लिखना है। ऐसा पैराग्राफ जो कॉज, इफेक्ट, प्रॉब्लम, अगर कोई चैलेंजेस है बीच में, और लास्ट में सॉल्यूशन, सिर्फ एक फुल स्टॉप के साथ। ऑब्वियसली यहाँ आपको सेमीकोलन दिखेगा क्योंकि यहाँ ऑपोजिट पॉइंट ऐड किया हुआ है। ये अराउंड मिनिमम 7 बैंड वाले सारे सेंटेंसेस है, 300 पेजेस की है ना। एजुकेशन के है, इकोनॉमी, ट्रैवल, सारे के सारे मोस्टली टॉप 50 टॉपिक जो इसमें पूछे जाते हैं ना, वो सारे के सारे हैं इसमें। तो मैं आपको ये लास्ट में बता देता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ राइट इन टास्क टू बैंड डिस्क्रिप्टर। लेक्सिकल रिसोर्स और ग्रामेटिकल रेंज नहीं ले रहा ना, वो मोस्टली सब लोगों को हो जाता है। क्लैरिटी और क्वेश्चन क्या पूछा गया और आप आंसर क्या देते हो, अलग ही। मोस्टली लोग को 7 बैंड का भी लिखना आता है, 6.5 का भी लिखना आता है, पर वो जो क्वेश्चन पूछा है उसका अलग ही लिख के आता है ना, क्वेश्चन नहीं समझ में आता। तो मैंने कुछ क्वेश्चन भी उठा के रखे यहाँ। Some people believe that children should be taught academic subjects, ये education वाला है। In many countries, the government is investing in public transportation systems to reduce traffic congestion. तो government policy का है, governance का। Some people believe that individuals are responsible for their own health, ये health का है। लास्ट में टेक्नोलॉजी का है। ओके, 4 है। तो मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस फॉर्मेशन। एक सिंपल वाला कैसे होता है, यहाँ करूंगा सिंपल वाला और यहाँ करूंगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला, तो आपको पता पड़ जाएगा कि यार सिंपल वाला सेंटेंस क्यों नहीं लिखना चाहिए। ओके, तो 6 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, 6 पहले तो मैं क्लैरिटी बता देता हूँ। ओके, 6 की आईएलटीएस ऑफिशियल क्या बोलता है? 6 किसको मिलता है? arranges information and ideas coherently and there is a clear overall progression। तो obviously 6.5 बैंड वाले लिखते तो अच्छा ही, एकदम मस्त लिखता है। use cohesive device effectively but cohesion within and or between sentences may be faulty or mechanical। ये इसका मतलब यही है कि अगर कोई सेंटेंस लिखा है कि cows are very, मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ, cows are very holy, cows are थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं ना, consider very holy in India, है ना। ये सिंपल सा सेंटेंस है। और फिर हम लिखेंगे cow dung is used as fuel in most common rural Indian homes। यहाँ कैपिटल आएगा ना। और क्या है? cows are considered very holy in India. Cow dung is used as fuel in most common rural Indian homes. Is an example. For instance, while going, for instance, cows are so sacred that they can jam the whole traffic of the city, है ना। ये मैंने सेंटेंस लिखा है।
पर आपको ऑब्वियसली पता पड़ रहा है यार कि हाँ यहाँ कोई, ऑब्वियसली ये सारे के सारे काउ वाले सेंटेंस है ना। मैं एज इजी एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपको पता पड़े। काउज आर कंसिडर्ड वेरी होली इन इंडिया, ऑब्वियसली सही बात है, फैक्चुअल। काउ डंग इज यूज्ड एज फ्यूल इन मोस्ट कॉमन रूरल इंडियन होम्स। पर यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। आप सीधा काउ से सीधा काउ डंग पर नहीं पहुंच सकते, ऑब्वियसली मोस्ट लोग लिखते हैं ऐसा। ये तो मैंने बहुत इजी सा एग्जांपल दिया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले भी ये भूल करते हैं ना। काउज आर कंसिडर्ड वेरी, नीचे सीधा काउ डंग आ गया और लास्ट में एग्जांपल हो गया। मैंने 3 पॉइंट इसके लिए लिया है कि आप छोटे छोटे सेंटेंस लिख रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम होगा ही होगा, होगा ही होगा। अगर बड़े सेंटेंसेस लिख रहे हो तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक में आ सकती है, या ये जो 2 पॉइंट बच गए ना, ये वाले पॉइंट हम यहाँ डाल सकते हैं। काउज आर कंसिडर्ड वेरी होली इन इंडिया, मैं आपको चलो बता ही देता हूँ ना। नहीं नहीं चलो चलो। हाँ, कोहेसिव डिवाइस इसका मीनिंग होता है कि, कोहेसिव डिवाइस का मीनिंग क्या था मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये तो एक एग्जांपल था, ऐसा लिखना नहीं है ना, कभी भी नहीं लिखना है ऐसा। सारे के सारे सेंटेंस सही है और कोई प्रोग्रेशन नहीं है इसमें। ओके, कोहेसिव डिवाइसेस का मीनिंग ये है कि हम सच एज, फिर फॉर इंस्टेंस, हाँ, एडवर्ब्स कैसे यूज करते हैं, लिंकिंग डिवाइसेस कैसे यूज करते हैं, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कैसे यूज करते हैं, एडिशनली, कॉन्ट्रास्ट, ये सब, एडिशन, कॉन्ट्रास्ट, सीक्वेंसिंग। एडिशन के लिए हम इन एडिशन एडिशनली यूज करते हैं, कॉन्ट्रास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट, कन्वर्सली ऐसा यूज करता है। सीक्वेंसिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंसेक्वेंटली यूज करता है, लाइकवाइज यूज करता है। ये सब कोई सी डिवाइस है। लास्ट में कंक्लूजन में हम ऑब्वियसली हम ये लिखते हैं कि इन कंक्लूजन, तो इसको कोहेसिव डिवाइसेस बोलता है। और ये हमेशा 2 सेंटेंसेस के बीच में होनी चाहिए, है ना, जब भी कुछ इन टर्म्स ऑफ, है ना। और तो क्या, ऐसे बहुत सारे हैं कोहेसिव डिवाइसेस, मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा एक दिन कोहेसिव डिवाइसेस कैसे बहुत मस्त से यूज करना है ना। 6 बैंड वाला कैसा होता है, अरेंजेस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज कोहेरेंटली एंड देयर इज अ क्लियर ओवरऑल प्रोग्रेशन, यहाँ प्रोग्रेशन स्टार्ट होता है। 5 वाला कभी प्रोग्रेशन नहीं बताता, मैंने अभी जो काउ वाला लिखा था ना, वो हमेशा 5 पॉइंट वाला लिखते हैं, है ना। 2 सेंटेंसेस के बीच में कोई अटैचमेंट होता नहीं है, कोई भी कनेक्शन होता नहीं है, ऐसे लिख दिया होता है। uses cohesive device effectively but cohesion within or between sentences may be faulty। इसका मीनिंग क्या है कि 2 सेंटेंसेस लिखे तो है सही, ए और डबल ए 2 कनेक्टेड है, फिर बी लिख दिया और फिर सी लिख दिया और फिर डी और डबल डी, तो डी और डी एक बीजा के साथ कनेक्टेड है और बी और सी एक दूसरे से एकदम अलग है, एक को ज्यादा थोड़ा एक्सपेंड किया हुआ। मैं आपको भी बताता हूँ ये जस्टिफिकेशन क्यों नहीं, अगर ऐसा किया है ना आपने तो आपको बैंड बहुत कम मिलेंगे, भले सेंटेंसेस वर्ड सेम है, पर मैं आपको क्लैरिटी बताता हूँ, अगर आपने ऐसा किया है तो आपको बैंड ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएंगे, है ना, क्लैरिटी बढ़ जाएगी। इसलिए जो भी आपने सेंटेंसेस लिखा है उसको एक्सप्लेन जस्टिफाई करना है कि क्यों लिखा है। तो मैं आपको बताता हूँ, हाँ, मे बी फॉल्टी और मैकेनिकल, वो फॉल्टी वाला सेंटेंस हो गया, तो वो वहां जाके मैं आपको अभी बताता हूँ कि 9 में ना यहाँ लिखा है अट्रैक्ट्स नो अटेंशन, हम वो पहुंचेंगे तो मैं तभी ये फिर से बताऊंगा। मे नॉट ऑलवेज यूज रेफरेंसिंग क्लियरली अप्रोप्रिएटली, रेफरेंस अच्छे से नहीं दे पाएगा वो। यूज पैराफ्रेजिंग बट नॉट ऑलवेज लॉजिकली, पता ही नहीं पड़ेगा यार ये यूज कैसे किया है और यहाँ क्यों यूज किया है, हो सकता है। ओके, 7 बैंड वाला, लॉजिकली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, देयर इज क्लियर प्रोग्रेशन थ्रू आउट, है ना। थ्रू आउट मीनिंग ऊपर से लेकर नीचे तक टोटली प्रोग्रेशन डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा, सब सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। यूज अ रेंज ऑफ कोहेसिव डिवाइस अप्रोप्रिएटली ऑल्दो देयर मे बी सम अंडर और ओवर यूज, कहीं जरूरत होगी उसने नहीं यूज किया होगा, कहीं बहुत कम जरूरत होगी उसने बार बार यूज किया होगा, है ना। ये सारे के सारे जितने भी है मैं आपको एक दिन लिस्ट बता दूंगा, बहुत मस्त बुक है मेरे पास। प्रेजेंट्स क्लियर सेंट्रल टॉपिक विद इन ईच पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ लिखा है मैंने कल भी बताया था आपको,
मैंने आपको कल भी बताया था। Okay, a logical organized formation information and ideas, there is clear progression throughout. Use a range of cohesive devices appropriately, although there may be some under or overuse. Presents a clear central topic within each paragraph. मैंने कल बताया था आपको कौन है, कृणाल। आ जाइए भाई। ओके हाँ, सेंट्रल टॉपिक का मीनिंग क्या है कि जब भी कोई पैराग्राफ के बारे में बात कर रहे हो ना, जैसे कि अपना टॉपिक था जेड, तो जब भी कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो जेड के साथ कनेक्टेड होना ही चाहिए। भले वो बी का सब आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तो भी वो जेड से कनेक्ट होना ही चाहिए, वो होना ही चाहिए, है ना। इतना ज्यादा भी डीप में नहीं घुसना, मैं आपको पॉइंट्स आज तो नहीं हो पाएगा, मैं आपको जब पॉइंट्स उस दिन हमने लिखे थे ना, वो पॉइंट्स इतने भी डीप में नहीं होने चाहिए कि वो अपने टॉपिक से दूर चले जाए। वो सारे के सारे कनेक्ट होने चाहिए, भले यहाँ आप डीप में उतरते 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 पी तक पहुंच गए ना, तो भी वो जेड से कनेक्ट होना ही चाहिए। और पी का सब आर्ग्यूमेंट्स दिए, वो भी जेड से कनेक्ट होनी ही चाहिए। इसका मीनिंग ये होता है। ओके, 8 बैंड वाला कैसा है, सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज लॉजिकली। हाँ, ये रहा सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंसिंग का मीनिंग क्या है कि जो भी वो सीआईडी एफबीआई सीआईए वाला यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या क्या है कि सबसे पहले बिग डिटेल देनी है और उसके बाद स्मॉल स्मॉल डिटेल में जाना है ना। तो उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये उल्टा भी हो सकता है, अगर उल्टा है तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव बोलते हैं पर ये ज्यादा फॉलो नहीं होते। इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग का मीनिंग क्या है कि स्मॉल डिटेल्स पहले लिख दी है, उसके बाद बिग डिटेल की ओर आप जाते हो, है ना। जैसे कि गूगल मैप्स डिडक्टिव रीजनिंग में आता है। पहले बहुत ही ऊपर से बिग पिक्चर दिखता है, फिर हम जूम करते जाते जूम करते जाते जूम करते जाते, तब डिटेल्स पता बढ़ती जाती है, इसको बोलते हैं। तो ये सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, हमें हमेशा सीक्वेंस में लिखना है। हाँ, 8 वाला, मैनेजेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कोहेजन वेरी वेल, है ना। जहां एडिशन करनी है वो वहां एडिशन करेगा, इन एडिशन विथ, एडिशनली जो भी लिखना हो। जहां कॉन्ट्रास्ट करने की बात आएगी वो कॉन्ट्रास्ट करेगा ही करेगा। सीक्वेंसेस की बात आ रही है तो सीक्वेंस करेगा ही करेगा। दो सेंटेंसेस के बीच में अगर डिफरेंस है तो वो कॉन्ट्रास्ट या लाइकवाइज या सीक्वेंसिंग करके लिखेगा ही लिखेगा, है ना। वो और वो वही इंसान कर पाता है जिसको पता है कि हाँ मैं सेंटेंस कौन सा लिख रहा हूँ और ये सेंटेंस पिछले वाले सेंटेंस से कैसे कनेक्टेड है। तो वो वाले ऐसे से अगर ऐसे लिखा है ना, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कि अगर ऐसे लिखा है तभी आपको पता पड़ेगा, पड़ जाएगा, बाकी नहीं भरे पड़ेगा, है ना। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, ठीक है। यूजेस पैराग्राफिंग सफिशिएंटली एंड अप्रोप्रिएटली। हाँ, यूजेस पैराग्राफिंग सफिशिएंटली एंड अप्रोप्रिएटली। पैराग्राफ्स आप जैसे भी लिख रहे हो, मैं आपको अभी बता देता हूँ एनवायरनमेंट वाला, है ना। मैं हर बार यही एग्जांपल दूंगा आपको। एनवायरनमेंट का अगर आप लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में करते कौन है, इंडस्ट्रीज वाले। तो आपको इंडस्ट्रीज का पैरा सबसे पहले लिखना है। इंडस्ट्रीज के बाद उनको रेगुलेट करने का काम कौन, किन लोगों का है, गवर्नमेंट का। और लास्ट में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अपनी भी कुछ सिटीजन की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको सिक्वेंसिंग बोलते हैं। जो 8 वाले बोलते हैं ना पैराग्राफिंग और सिक्वेंसिंग, मैंने ये वाला ये तो बीच में सेंटेंसेस में चला जाएगा, पर ये सिक्वेंस इंफॉर्मेशन और पैराग्राफिंग इसको बोलते हैं। कि एनवायरमेंट का अगर कुछ आता है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हम जितना पॉल्यूशन करते हैं उससे तो बहुत करोड़ गुना ज्यादा इंडस्ट्री वाले करता है। तो इंडस्ट्रीज वाले लिखना है कि वो ऑयल स्पिलेज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लैंड फिल कर रहे हैं, है ना, रिवर्स में केमिकल डाल रहे हैं। तो इन लोगों का रोकने का काम किनका है, रेगुलेट करना काम है गवर्नमेंट का, लाइसेंस देना काम है गवर्नमेंट का, मॉनिटर करना है। अब सब गवर्नमेंट करेगी तो अपने को कुछ करना पड़ेगा ना, तो अपने लिटर नहीं करना,
है ना, गार्बेज इधर उधर नहीं फेंकना, और क्या करना है, इलेक्ट्रिक कार को ज्यादा यूज करना है, इलेक्ट्रिक कार्स को ज्यादा यूज करना है। तो ऐसा लिखोगे तो ऑब्वियसली अगर ये उल्टा सीधा गलती से भी हो गया ना, एज इंडिविजुअल हमें इलेक्ट्रिक कार्स यूज करनी चाहिए, इंडस्ट्रीज वालों को ऑयल स्पिलेज नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट वालों को उनको ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो यहाँ मुझे मुझे तो ऐसा कोहेरेंसी फील नहीं होती, एज ए एग्जामिनर अगर मैं बैठा हूँ तो मुझे कोहेरेंसी फील नहीं होगी। ये वाला सही है, बड़े से छोटे तक जाने का वो सही है। अगर ऐसा आपको लिखना है तो ये गवर्नमेंट वाला आपको बीच में लाना पड़ेगा। अगर आप उल्टा चालो, इसको इंडक्टिव बोलते हैं, ये इंडक्टिव वाली है, स्मॉल से आप बड़े तरफ जा रहे हो तो ये इंडक्टिव है। मैंने जो उल्टा लिखा था, मोस्टली डिडक्टिव रीजनिंग बहुत फेमस है ना, डिटेक्टिव भी लोग यही यूज करते हैं, एफबीआई सीआई वाले, शेरलॉक होम्स भी यही यूज करता है डिडक्टिव रीजनिंग, अगर आप सोच रहे हो तो डिटेक्टिव इसमें से निकला है। हाँ, और नाइन बैंड वाला क्या है, नाइन बैंड में तो बहुत बहुत कम लिखा है, यूजेस कोहेजन इन सच अ वे दैट इट अट्रैक्ट्स नो अटेंशन। अब अट्रैक्ट्स नो अटेंशन का मीनिंग क्या है कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो मक्खन की तरह चला जाना चाहिए, मक्खन की तरह, आपका अटेंशन कहीं रुकना नहीं चाहिए कि अरे यार ये क्या लिखा है। यहाँ से अगर कुछ स्टार्ट किया, मैं आपको एक रीड करके बता देता हूँ, चलो इसमें ही है, पैराग्राफ्स है ये वाला, है ना, ए सेडेंटरी, ओके, ये द राइज ऑफ फास्ट फूड कंजप्शन, ये है कॉज। इसका कारण क्या होता है, लीड्स टू एक्सेसिव कैलोरी इनटेक, बहुत सारी कैलोरीज हम ले लेते हैं ना, बहुत स्वाद आता है इसलिए। तो इसके कारण प्रॉब्लम क्या होती है, कंट्रीब्यूटिंग टू ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये प्रॉब्लम होती है। स्टील, ये है अभी सॉल्यूशन कुछ आएगा, स्टील प्रोमोटिंग मैन्यू लेबलिंग, एनकरेजिंग हेल्दी मील ऑप्शंस एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट बैलेंस्ड डाइट्स कैन फोस्टर हेल्दियर ईटिंग हैबिट्स। अब ये पैराग्राफ आपको पढ़ के लगेगा एक की फुल स्टॉप है, बहुत सारे कॉमाज है और एक सेमीकोलन भी है यहाँ, तो आपको ऐसा लगेगा यार ये एक पैराग्राफ कितना सारा कह जाता है ना। और आप लोग अगर लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे कि हाँ, फास्ट फूड कंजप्शन से क्या होता है, एक्सेसिव कैलोरी इंटेक हम करते हैं। हाँ, और ये भी लोग लिख पाते हैं, मतलब यहाँ तक 6.5 वाले लिख लेते हैं। और इसके क्या कारण क्या होता है, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, डायबिटीज भी हो जाता है बहुत ज्यादा अगर खा लिया है तो। हाँ, पर अगर आप यहाँ, ये तो भी है वो, सेमीकोलन नहीं डालना था यहाँ, आप जीरोंड से ये जीरोंड है, पर अगर आप यहाँ विच लीड्स टू अगर डाल देते हो तो यहाँ जीरोंड हो जाएगा। मैं आपको बता दूं अभी कैसा लिखना है, स्टिल प्रोमोटिंग मैन्युअल लेबलिंग, ये सेमीकोलन अपने ज्यादा अगर यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। पंक्चुएशन की वैरायटी यहाँ लिखी नहीं है वैसे तो, मैं आपको बता देता हूँ अभी। मोस्टली लोग, मोस्ट स्टूडेंट्स को तो पता नहीं होता ना कि आज ऑफिशियल ने दी क्या गाइडलाइंस, लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामेटिकल, पंक्चुएशन। ओके, यहाँ तक है, 7 तक है, हैज गुड कंट्रोल ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन बट मेक अ फ्यू एरर्स, है ना, यहाँ तक है उसका मीनिंग। ये दोनों में तो पंक्चुएशन इतना अच्छा है कि वो बात ही नहीं कर रहे। पंक्चुएशन का मीनिंग यही है, हम हमें यूज क्या करना है, जितना हो सके इतना फुल स्टॉप का यूज करना है, कॉमा का यूज करना है, अगर हो सके तो हाइफन का भी यूज करना है, सेमी कॉलन का भी यूज करना है ना। और सेमी कॉलन का मीनिंग वो कैसे, ये सारी पंक्चुएशन मार्क्स कैसे यूज करें, मैं इसका एक एक्स्ट्रा लेक्चर ही लेंगे, ऑब्वियसली 1 घंटा चला जाएगा उसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच उस टाइम चला लूंगा मैं, है ना, वो अभी छोड़ देता है अपने। कहाँ पहुंचे थे अपने, इट अट्रैक्ट्स नो अटेंशन, हाँ वो ऑब्वियसली आपको पता है कि आप कोई बहुत मस्त से बुक रीड कर रहे हैं ना, हैरी पॉटर की या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की, तो वो इतनी मस्त होती है कि वो मक्खन की तरह चले जाती है, वो अटेंशन ही अट्रैक्ट नहीं करती। स्किलफुली मैनेजेस पैराग्राफ, तो एक ऐसा इतना मस्त होना चाहिए कि वो शुरू से यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया और यहाँ खत्म हो गया और पता ही नहीं पड़ा कि खत्म भी हो गया ये, है ना, उसको अटेंशन ही ग्रैब नहीं किया। अटेंशन ग्रैब तभी होता है कि एरर मिलती है ना, जो कुछ पढ़ रहे, एज ए एग्जामिनर मुझे पता है ना, मैं कोई ऐसे पढ़ रहा हूँ और अगर मैं रुक गया तो वो आपके लिए डेंजरस होगा। हाँ, और टास्क रिस्पॉन्स, जो क्वेश्चन पूछा है उसको आंसर देना है कि नहीं देखना। तो बी ए 6 वाले ऑब्वियसली एड्रेस ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क, सम पार्ट्स में बी मोर फुल्ली कवर्ड देन अदर्स, तो ये मैंने लिखा था उसका जैसा ही है। अभी मैं बता देता हूँ कैसे कैसे प्रॉब्लम होता है यहाँ, कि ए
और सी की बात करनी है तो लोग क्या करते हैं, ए को मस्त से, ये बहुत अच्छा आ रहा है ना, तो ए को ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, ऐसे थ्री पार्ट स्ट्रक्चर में, चार ले लेता हूं बस। और बी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ऐसे। और सी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ऐसे भी हो सकता है। चलो इतना, अब उल्टा सीधा हो गया, यहाँ ये उल्टा सीधा हो गया। तो ये उसको क्या बोलते हैं अपने, हमने जस्टिफाई नहीं किया। और जस्टिफाई को क्या बोलते हैं कि ये अगर ए पॉइंट यहाँ लिखा है ना, और अगर आपने ए को 25% ऑफ वेटेज दिया, अगर यहाँ मैं बोलूँ तो 33% दिया है, हमें देना चाहिए 33%, यहाँ भी देना चाहिए 33%, और यहाँ भी देना चाहिए 33%। और हमने ऐसा नहीं किया, यहाँ हमने इसको दिया है अराउंड 45 या 50 ले लो ना, ये तो इसको बहुत मस्त से एक्सप्लेन किया है, यहाँ ठीक से बहुत 30% एक्सप्लेन किया है, 25 रख दो, यहाँ 25% एक्सप्लेन किया है और यहाँ भी 25% एक्सप्लेन किया है। बोले बहुत ही 9 बैंड वाला भी लिखा है ना यहाँ, तो आपको 9 बैंड ऑब्वियसली कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। क्यों, आपने जस्टिफिकेशन नहीं किया। ये वाले को अगर इतना मस्त से एक्सप्लेन किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तो भी सी वाला लिखो ही मत, अगर आपको ऐसा करना है तो, है ना। 8 और 9 बैंड वाले 2 पॉइंट से लिख देता पूरा का पूरा ऐसे, तो ऐसा लिख देना है, बस 2 ही पॉइंट पकड़ना है, यहाँ 50-50 कर देना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ ज्यादा पॉइंट लेने हैं ना। A present or relevant position although the conclusions may be unclear or repetitive। हाँ, ऑब्वियसली इसलिए मैंने लास्ट टाइम जब ऐसे लिखा था तो मैंने पहले इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख दिया था। मोस्टली लोगों को वो प्रॉब्लम होती है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को इतना इग्नोर करते हैं, बॉडी को हमेशा बहुत ही स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो अनक्लियर रेपिटेटिव का मीनिंग क्या है कि कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट सेम सेम लगता है। Presents relevant main information but some may be inadequately developed or unclear, ये भी सेम है। inadequately मीनिंग क्या है, जो प्रोपोर्शन में जो देनी थी वो हमने आपने नहीं दी। ओके, 7 वाला क्या है, एड्रेसेस ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क, वो सारे अगर क्या बोलते हैं उसको, हाँ अगर क्वेश्चन ऐसा है, अगर डिस्कशन वाला क्वेश्चन है तो अपने 2 पॉइंट्स अगर दिए हैं वहां, और अपना ओपिनियन भी देना है, और लास्ट में रेलेवेंट एग्जांपल्स भी देने हैं। एक साथ ऐसा इतना सारा पूछा है तो यहाँ कितने टास्क हुए, टोटल 4 टास्क हुए, है ना। ये 2 डिस्कशन वाले, एक ओपिनियन वाला और एक रेलेवेंट एग्जांपल, 4 टास्क हुए। अगर आप 4 में से एक भी नहीं करते ना तो 5 एंड में चले जाओगे आप, गलती से भी। भले आपने 8 बैंड का ऐसे लिखा है तो आप 5 बैंड में चले जाओगे। अरे ज्यादा ज्यादा 6 देगा, है ना, ऑब्वियसली सब्जेक्टिव है, तो ज्यादा 6 देगा और इससे ज्यादा नहीं देगा ये। तो 7 में क्या लिखा है, एड्रेस ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क, एड्रेस ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क। ये 5 वाला देखो, एड्रेस इज द टास्क ओनली पार्शियली, द फॉर्मेट में बी इनअप्रोप्रिएट इन प्लेसेस। पार्शियली का मीनिंग शायद कहीं मिस्टेक है टास्क में, ये वाले में, है ना, कहीं एक एक पॉइंट आपने उल्टा समझ लिया और आपने वो गलती से उल्टा लिख दिया है, तो वो टास्क कंप्लीट ही नहीं हुआ, 4 में से 3 ही हुए। तो अगर 4 में से 3 होता है तो आपको 5 एंड मिलता है मोस्टली लोगों को, इसी के कारण। इसीलिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा मैटर करता है कि उसको आप कैसे कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो। 7 वाला क्या है, प्रेजेंट क्लियर पोजीशन थ्रू आउट द रिस्पांस, प्रेजेंस एंड एक्सटेंड सपोर्ट्स मेन आइडिया, बस देयर मे बी टेंडेंसी ओवर जनरलाइजेशन। ये सारे के सारे को लोगों की प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली लोगों को, स्टूडेंट्स को मोस्टली नॉलेज नहीं होती ना, तो वो जनरलाइज सेंटेंसेस बहुत लिख के आता है, बहुत ही जनरलाइज सेंटेंस होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे। 8 वाला sufficiently address all parts of the task, present a well developed response to the question with relevant text and supported ideas। यहाँ आपको बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दिखाई देगी ना, ये इतने ज्यादा परफेक्ट होता है, बहुत नेचुरल होता है। 8 और 9 बैंड वाला वो दिल से लिख के आता है, दिल से लिखते हो तो लॉजिकली होता ही है, दिल से लिखते हो तो प्रोग्रेशन होता ही है। अगर दिल से लिखते हो तो कोई सी डिवाइसेस अपने आप निकल जाती। अगर दिल से लिख रहे हो तो इसका मीनिंग आपको पता है कि आप किस पे लिख रहे हो, तो उसको क्लियर सेंट्रल टॉपिक वो उसके आजू बाजू में घूमते घूमते लिखेगा। फुली एड्रेसेस ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क, ऑब्वियसली 9 बैंड वाला करेगा। प्रेजेंट फुली डेवलप्ड, यहाँ है वेल डेवलप्ड, सफिशिएंट डेवलप्ड, यहाँ फुली डेवलप्ड। वैसे 9 का तो डिस्कस भी नहीं करना, कोई भी नहीं लिखता 9 का। ओके हाँ, चलो ये तो हो गया कि ऐसा ऐसा लिखा है, पर करना कैसा है कि सेंटेंसेस चलो स्टार्ट करना है, पर लिखने कैसे है तो मैं आपको वर्ड से बताता हूँ।
ये है, मैंने इसको निकाला था काउंसिल ऑफ यूरोप, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से, रेफरेंस फॉर लर्निंग टीचिंग असेसमेंट कैसे होनी चाहिए 2001, जब आज स्टार्ट भी नहीं हुई थी तब की बात है ये, है ना। हाँ, तो उसमें लिखा था कि इस ईएफआर लेवल उन्होंने निकाले थे, आईएलटीएस के सारे बैंड इसी में से निकाले गए हैं, टॉफेल के स्कोर इसी में से निकाले गए हैं, पीटीई के स्कोर इसी में से निकाले गए हैं। तो ए1 वाले जो लोग होते हैं वो 10 वर्ड्स के सेंटेंसेस लिखते हैं, सारे के सारे नहीं, कुछ सेंटेंसेस 10 के होते हैं। ए2 वाले, मैं ए1 और ए2 अपने तो डिसमिस करने टोटली, ए2 वाले 10 to 15 वर्ड्स का सेंटेंसेस कुछ लिख के आता है, 20 to 30% सोच लो ना, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ। बी1 वाले जो 3 to 4, सॉरी 4 to 5 एंड वाले जो लोग होते हैं उसको आता है कि यार 15 वर्ड्स का भी सेंटेंस कैसे लिखना है। मैं आपको बताता हूँ मतलब 15 वर्ड्स का सेंटेंस होता कैसे। तो इस सिंपल कंपाउंड में चला जाएगा, बी1 वाला है वो कंपाउंड में चला जाएगा, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। बी2 का मीनिंग जो ऑन एवरेज स्टूडेंट्स लाते हो 5.5 से लेकर 6.5 तक, तो उनकी सेंटेंस लेंथ 20 तक चली जाती है। और 20 का मीनिंग क्या है कि अगर आप एक लाइन में अगर 6 to 7 वर्ड्स ऐड कर रहे हो तो आप 3 लाइंस का सेंटेंस बना रहे हो, तो वो 20 में चला जाएगा 5.5 से 6.5 तक। C1 का 30 तक अप्रोच कर सकता है और 30 के बाहर भी चला जाता है। और C2 का उन्होंने ऑब्वियसली कुछ दिया नहीं है, मैंने देखा था उन लोगों ने C2 का कुछ भी नहीं दिया। C2 का मीनिंग क्या है, वो 20 शब्दों में भी 30 का बता सकता है। हाय जय तो वो लेट छे। हाँ, तो C1, 7, 8 बैंड वाले अराउंड 30 तक पहुंच जाते हैं ना, 25 पर वो उनको मायना भी नहीं है। ये 8, 9 बैंड वाले, 9 बैंड वाले तो 15 शब्द लिख के भी ऐसे पोएट्री वाइज बता देते कि हाँ महान महान शब्द यूज करके, ये 4-5 शब्द यूज, 4-5 को ऐसे सिकोड़ के एक ही सेंटेंस एक ही वर्ड में बता देते कि हाँ इसका मीनिंग ये है। ओके, ये आईएलटीएस वालों ने लिखा नहीं है पर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको 6.5 बैंड लाने हैं ना तो ऑन एवरेज आपकी सेंटेंस की लेंथ 20 होनी चाहिए। 20 का मीनिंग, अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना तो 3 लाइन का सेंटेंस मिनिमम होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। पर इसका एक फायदा है कि अगर आप 3 लाइन का सेंटेंस लिख रहे हो ना तो आपको कंपल्सरी कोहेसिव डिवाइस का यूज करना ही पड़ेगा। कोहेसिव डिवाइस का मीनिंग उसमें व्हिच, दैट सब आ जाएगा, व्हिच दैट और क्या हो सकता है सच एज, ये सब आ जाएगा, है ना। व्हिच दैट मोस्टली यूज होते हैं, व्हिच और दैट दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंपाउंड सेंटेंसेस। और कंपाउंड सेंटेंस को अगर खत्म हो गए तो आप यहाँ जीरोन डाल के सेंटेंस को लंबा कर सकते हैं। जीरोन का मीनिंग क्या है कि ऐसे वर्ब आईएनजी जो एज अ नाउन, नाउन के जैसे काम कर, जैसे कि रीडिंग इज माय, है ना, ऐसा सेंटेंस हो सकता है। मैं आपको भी बताता हूँ कैसे होता है ना, कैसे सेंटेंस को लंबा खींचना है। लंबा खींचना मीनिंग ज्यादा पंचायत नहीं करनी, पर उसके अंदर डिटेल्स कैसे डालने में आपको बताता हूँ कैसे लिखना है मस्त से। हाँ, तो ये हो गया कि अभी हमें पता है कि यार कितने वर्ड्स का सेंटेंस लिखना है ना, कि 20 वर्ड्स का लिखना है, पर वो पता नहीं कि यार तो 20 वर्ड्स का लिखेंगे कैसे। तो ये है, तो आपको पता होनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं। ऑब्वियसली सब ऑफिशियल है ना, कि सिंपल आते हैं सेंटेंसेस को, सिंपल वाले देखो क्या कितने हैं, अराउंड 10 to 15, है ना। तो B1 वाले लिखते ही है, 4 to 5 एंड वाले ये ऐसा लिख के आता है, 4 to 5 एंड वाले ऐसा सेम टू सेम नहीं, ऑब्वियसली यहाँ कुछ मिस्टेक होगी और सिंपल भी हो सकता है। ये है एनवायरमेंट का, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर आर क्रूशियल फॉर ग्रीनर फ्यूचर, है ना, कुछ ऐसा लिख के आता है। और अगर आप 5.5 6.5 में हो तो आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे। यहाँ क्या लिखा है मैं कर देता हूँ। हाँ, तो कंपाउंड में कैसा होगा, कुछ ऐड हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर आर क्रूशियल फॉर ग्रीन फ्यूचर। देखो यहाँ खत्म हो गया, यहाँ फुल स्टॉप डाला था ना, तो यहाँ देखो कॉमा हो गया। और स्टार्ट कैसे किया है, जीरोन से, है ना। जब भी प्रॉब्लम हो क्या फुल स्टॉप डाल देना है कि नहीं, कॉमा डाल के जीरोन से स्टार्ट कर देना। प्रोटेक्टिंग अ वैरायटी ऑफ स्पीसीज, ये है कॉज और ये है इफेक्ट, है ना। सॉरी नीचे वाला कर रहे हैं ना। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर आर क्रूशियल फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। रिलायंस का मीनिंग डिपेंडेंसी,
कि रिन्यूएबल एनर्जी सोलर और विंड पावर को आप अगर यूज कर रहे हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये है कारण। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली कॉज के बाद ही इफेक्ट आता है। मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हमेशा कॉज के बाद ही इफेक्ट आता है। अगर और खराब इफेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम होगी, और अगर खराब कोई प्रॉब्लम है तो लास्ट में सॉल्यूशन हुआ ही होगा। तो अगर आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो ना तो ऐसे बहुत ही मस्त जाएगा, है ना। तो लास्ट में ऐसा लिखा है, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, है ना, ये कॉज इफेक्ट। तो अभी सोच रहे हैं कि यार कॉम्प्लेक्स वाला कैसे लिखेगा। As the world seeks greener alternatives, renewable energy sources like solar and wind power are pivotal contributing to, मुझे आपको ना ये कॉपी करना ही पड़ेगा, तभी आपको पता पड़ेगा कि हाँ चेंज क्या हुआ है। एनर्जी सोर्सेस, ये कंपाउंड था, मैं कॉम्प्लेक्स भी यहाँ में डाल देता हूँ। लास्ट वाला जो जो आपको सीधा 7 बैंड में ले जाएगा, ये अभी तक 6.5 में ही है ना, और 7 वाला मैं इसके नीचे डाल देता हूँ। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड और दो कंपाउंड को मिला के होता है ना, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। आपको एक ही बता देता अभी, ये एक ही सेंटेंस है, कितना लंबा है, 42 वर्ड्स का, और ये है सेम, ये है 19 वर्ड्स का। ये B1 में जाएगा, मुझे देख के लग रहा है ना। B1 का मीनिंग ये 4-5 बैंड में जाएगा, और ये वाला है B2 का, 6.5 वाले ऐसा लिखते हैं, और लास्ट वाला है C1 का, है ना। ओके, तो क्या लिखा है, रिन्यूएबल एनर्जी 4 और 5 बैंड वाले कैसे लिखते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर आर क्रूशियल फॉर ग्रीनर फ्यूचर रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। ये कॉज है और ये है इफेक्ट। हाँ, और B2 वाला क्या करेगा, आगे एक जनरल लाइन डाली है कि अभी दुनिया कर क्या रही है, एज द वर्ल्ड सीक ग्रीनर अल्टरनेटिव्स। ग्रीनर अल्टरनेटिव्स कि अभी फॉसिल फ्यूल से अब लोग परेशान हो गए, तो अभी कुछ अल्टरनेटिव ढूंढे जा रहा है। तो अल्टरनेटिव है क्या, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, यही है, ये एक्स्ट्रा है 6 वर्ड्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर आर पिवोटल, इंपॉर्टेंट, क्रूशियल का यहाँ सिनोनिम यूज हो गया, पिवोटल, contributing to the reduction of fossil fuel dependence, है ना। यहाँ रिलायंस लिखा है और यहाँ डिपेंडेंसी रिडक्शन ऑफ, डिपेंडेंसी पर रिडक्शन करना है, ये ऐसा लिखा है, इसलिए ये बहुत बड़ा हो गया, एकदम परफेक्ट। ये एज कोई सी डिवाइस में जाएगा, लाइक कोई सी डिवाइस में जाएगा। हाँ, तो सीएन 7 बैंड वाला कैसे लिखता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर आर पिवोटल, फिर जीरोन डाल दिया। मैं आपको सच्ची में बता रहा हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है जीरोंड, जितना हो सके ना उतना ज्यादा जीरोंड को यूज करना है। मैं आपको अभी ये सेप्स वाले पैराग्राफ्स बताऊंगा जो चैट जीपीटी ने मुझे लिख के दिए हैं, और यहाँ आप जब भी देखोगे आपको हमेशा जीरोंड दिखाई देंगे। कंट्रीब्यूटिंग जीरोंड, सपोर्टिंग, प्रमोटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रीब्यूटिंग, एनकरेजिंग, रेजिंग, फिर क्या है इम्पैक्टिंग, और क्या है एस्टैब्लिशिंग, प्रैक्टिसिंग, है ना। इसके आपको लगेगा सब आईएनजी आईएनजी वाले तो है, लेकिन सारे के सारे स्पेलिंग अलग है, सारे के सारे स्पेलिंग अलग है ना। तो जीरोंड बहुत पसंद है 7 में, अगर आप जीरोंड यूज करते हो बहुत मस्त से, मैंने अभी बताया आपको कि आप फुल स्टॉप निकाल के कॉमा डाल के जीरोंड से पूरा सेंटेंस को बहुत ही लंबा खींच सकते हो। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर आर पिवोटल कंट्रीब्यूटिंग टू द रिडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल इंडिपेंडेंस, एंड यहाँ एक कॉमा डाला हुआ है तो यहाँ कॉमा डालना पड़ेगा, एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटाट्स इज क्रूशियल फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। ये अलग पॉइंट है यहाँ पे, इसलिए यहाँ एंड डाला हुआ है ना। और साथ में साथ क्या करना है,
रिन्यूएबल एनर्जी तो यूज करना ही करना है, और क्या करना है, द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट इज क्रूशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ensuring the survival of a diverse range of species in their native environments, है ना। एकदम सही है ये, थोड़ा मेरे को अजीब लग रहा है पता नहीं क्यों, पर सही है ये थोड़ा इंफॉर्मेशन डाली ना, इसलिए आप यही पॉइंट को कुछ ज्यादा लंबा खींच सकते हो। पहले ये वाले ने यहाँ उन्होंने एक नया पॉइंट ऐड कर दिया है, पर मैं आपको बताता हूँ ये तो भी 7 बैंड में जाएगा। कोहेरेंसी है तो सही, जो भी लिखा है उस समय यहाँ थोड़ा कुछ डालना था, यहाँ कुछ पहुंचने से पहले। मैं आपको बताता हूँ, ये वाला तो भी नहीं अच्छा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैं आपको एक और बता देता हूँ, हेल्थ वाला। हाँ देखो, क्या लिखा है, रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल वेलबींग। ऑब्वियसली एक्सरसाइज करनी है, डाइट फॉलो करना है, उससे कारण अपनी सेहत अच्छी रहेगी। सिंपल वाला ऐसा लिखेगा। कंपाउंड वाला कैसे लिखेगा, रेगुलर एक्सरसाइज यहाँ दिख रहा है आपको सामने, रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल वेलबींग। उसके कारण क्या होगा, इंप्रूविंग फिजिकल मेंटल हेल्थ। अगर हेल्थ का आप ऐसा लिख रहे हो ना, तो ये दोनों साथ में होने ही चाहिए, होने ही चाहिए, होने ही चाहिए, होने ही चाहिए। फिजिकल ना, आप फिजिकल डिसीज के बारे में हमेशा लिखते हो, डायबिटीज, क्रोनिक डिसीज वाले ना, डायबिटीज, ओबिसिटी, तो मेंटल हेल्थ भी लिखना है। और मेंटल हेल्थ में क्या डालना है, एंजाइटी, डिप्रेशन। हाँ, अगर एग्जाम्पल में आ रहा है तो एग्जाम्पल में क्या लिखना है, फिजिकल में क्या लिखना है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब खाना है। ऑब्वियसली एग्स और ये सब आएगा, पर ये वो मेंटल हेल्थ में ज्यादा अच्छा लगेगा। मेंटल हेल्थ में क्या लिखना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमें कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। अगर कंसंट्रेटेड है तो एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं होगी। Complex में क्या आना है, contributing to overall well-being, regular exercise and balanced diet play an instrumental role in improving both physical and mental health, है ना। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यहाँ से जीरोन से स्टार्ट हुआ है, देखो, है ना। तो कॉम्प्लेक्स वाले यहाँ से, ये सब 6.5 7 वाले को लिखना आता है ये, है ना। अराउंड कितने का है, 5 6 7 8 9 10, अराउंड 18 का है, 18 to 20। और कॉम्प्लेक्स वाले क्या लिखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल वेलबीइंग, इंप्रूविंग बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स। कि हाँ चलो एक्सरसाइज तो करनी है, डाइट भी रखना है, पर साथ साथ हेल्थ केयर मेजर्स भी लेने हैं, जिससे हाइजीन और ये सब हो गया। द अकरेंस ऑफ डिसीजेस कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, लीडिंग टू हेल्थियर पॉपुलेशन, है ना। या इंडिविजुअल से स्टार्ट हुआ था और खत्म हुआ, अगर सब लोग ऐसा करते हैं तो सोसाइटी भी अच्छी रहेगी। ये मस्त है ना। ऐसा लिखना है। तो अब ट्राई करना कि जितना ज्यादा लंबा हो सके सेंटेंस को उतना लंबा करना है, पर अंदर जनरलाइजेशन नहीं होना चाहिए, अंदर डिटेल्स ऐड होनी चाहिए। कैसे ऐड करनी मैं आपको बताता हूँ पहले। तो कैसा लिखना है, हाँ अभी जो मैं आपको चलाने वाला हूँ CEPS पैराग्राफ्स वाले, ये सारे के सारे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, सारे के सारे। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया अराउंड कितने दिन, मैं सच्ची बोलूं तो 1 महीना करना पड़ेगा, अराउंड 5 to 10 डेज आपको सिर्फ प्रीपोजिशन और कंजक्शंस को प्रैक्टिस करना है। प्रीपोजिशन कंजक्शंस को प्रैक्टिस, मोस्टली कंजक्शन को प्रैक्टिस करना है। अगर कंजक्शन की प्रैक्टिस हो गई तो आप 2 सेंटेंस को जोड़ सकते हो, और अगर 2 सेंटेंस को जोड़ सकते हो तो फुल स्टॉप नहीं लगाना, फिर ये जीरोन डाल के आपको लंबा खींच देना है। मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ 3 पॉइंट स्ट्रक्चर में यूज करना है। ये देखो 3 पॉइंट स्ट्रक्चर क्या है, इंटीग्रेटिंग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एक जीरोन, अडॉप्टिंग एक्टिव कमिटिंग हैबिट्स, दूसरा जीरोन, एंड पार्टिसिपेटिंग इन फिटनेस प्रोग्राम्स, तीसरा जीरोन। पर आपको लगेगा नहीं कि आईएनजी रिपीट हो रहे हैं, क्यों नहीं लगेगा, यह स्पेलिंग अलग है इसलिए। इरेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के पास हमेशा इंटीग्रेटिंग यूज होगा, एक्टिव कमिटिंग हैबिट्स के साथ अडॉप्टिंग अच्छा लगेगा, और फिटनेस प्रोग्राम्स में क्या होता है, पार्टिसिपेशन, है ना। ये सही है। मैं आपको एक अच्छा सा बता देता हूँ, कि मैं आपको लिख के बता देता हूँ, चलो तो मस्त आपने यहाँ, हाँ मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको। ओके, क्वेश्चन क्या है, इसका रिलेटेड कुछ लिख देता है। सम पीपल बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट एकेडमिक सब्जेक्ट्स एट स्कूल, अदर्स बिलीव दैट प्रैक्टिकल स्किल्स आर मोर इंपॉर्टेंट, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। एकेडमिक सब्जेक्ट्स का मीनिंग क्या है कि साइंस, मैथ्स,
सोशल साइंस ये सब सीखना है। प्रैक्टिकल स्किल्स का मीनिंग क्या है कि बस स्पोर्ट्स होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के क्लास होने चाहिए, और तो क्लास कौन से बच्चे जॉब अपॉर्चुनिटीज में कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज होना चाहिए, उनको यूज कैसे करना है, वो सारे प्रैक्टिकल नॉलेज होने चाहिए। तो आपको दोनों व्यूज डिस्कस करने हैं और अपना ओपिनियन भी देना है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मैथ्स और साइंस का कुछ लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जो बहुत ही लंबा। इससे अच्छा मैं आपको जो अभी मैं यहाँ सेंटेंस लिखना हूँ जो बहुत ही बड़ा लंबा होगा, उसको मैं यहाँ छोटे से लिख के बता देता हूँ पहले कि इन academia we learn many uh, compulsory subjects like maths, science and इंग्लिश। इसे नेटिव लैंग्वेज, जो भी नेटिव लैंग्वेज हो। हाँ, और उसके कारण ये है कॉज, है ना, ये सब करते हैं हम। तो इसके कारण क्या होता है, वी कैन हैव we can have a knowledge, we can have knowledge of complex subjects, we can have knowledge of complex subjects and it enhances our brain development। ऑब्वियसली तो मैथ्स साइंस और सॉरी मैथ्स से साइंस से लगता है, यहाँ इंग्लिश नहीं रखना है। मैथ्स और साइंस इतने हार्ड सब्जेक्ट आते हैं कि आपको प्राइमरी लेवल से ही सीखना पड़ेगा। अगर गलती से इग्नोर किया है ना प्राइमरी में और सीधा डाल दिया 10th में, तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा। वी कैन हैव नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स, इसके कारण हमें कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट की नॉलेज मिल सकती है अगर ये नहीं किया तो। और लास्ट में मैं ये 3 सेंटेंस देखो, ये एक फुल स्टॉप हो गया, दूसरा फुल स्टॉप हो गया, और it gives us problem solving skills and help us in many decision making situations। ओके, यहाँ तक हो सकता है। तो मैथ्स और साइंस सीखा है, उसका मीनिंग क्या है, मैथ्स और साइंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो अगर सीख लिया है तो ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है। अगर ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स मिलते हैं। हाँ, अगर ये सारे के सारे को एक ही सेंटेंस में लिखना है, अपने एक ही सेंटेंस में अगर हो सके तो ना, हम ट्राई करते हैं उसको अभी। हाँ, कैसे लिखना है, एज, मुझे एज बहुत पसंद है। एज एकेडमिक सब्जेक्ट्स like mathematics and biological science are very complex in nature एज एकेडमिक। मैथ्स का मैथमेटिक्स कर देना पहले, तो साइंस का मैंने बायोलॉजिकल साइंस कर दिया है ना। as academic subjects like mathematics and biological science are very complex in nature and presents a established foundation for a progressive brain development which eventually leads to
which eventually provides us essential skills such as problem solving and डिसीजन मेकिंग, है ना। देखो ये हो गया 3 वाला। और ये कितना, अभी मैं बताता हूँ ये कितने वर्ड्स का है, 38 का, और ये कितना है 35 का, अराउंड सेम ही है। पर देखो कितना छोटा लग रहा है ना ये, तो मस्त है। और यहाँ आपको एक बहुत मस्त मिलेगा कि अगर आप अलग अलग सेंटेंस में लिख रहे हो ना, तो यहाँ आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ये लिख दिया, इसको भूल जाना है, यहाँ लिखना है, इसको, ये दोनों को भूल जाना है और यहाँ लिखना है। यहाँ प्रॉब्लम हो सकती कि आप शायद ये दोनों को भूल के या तीसरा कुछ अलग सा सेंटेंस लिख सकते हो जो बहुत ही खराब होगा, तो यहाँ कोहेरेंसी चली जाएगी। जितने ज्यादा फुल स्टॉप मारोगे ना, तो यहाँ चांसेस है आप ब्रेक हो जाओगे, यहाँ आपकी लिंक टूट जाएगी। तो हाँ, और एक और फायदा है ऐसा लिखने का कि अगर आप ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो ना, आपको पता है कि कंसाइजली लिखना है, तो आप ट्राई करोगे कि कुछ ज्यादा अच्छे वाले सिनोनिम्स वर्ड्स अपने आप ही ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ फाउंडेशन यूज हो गया है, एस्टैब्लिश यूज हो गया है, प्रोग्रेसिव यूज हो गया है, एसेंशियल यूज हो गया है ना। यहाँ आपने सचेज भी डालना पड़ा, है ना। यहाँ आपने एडवर्ब भी डालना पड़ा एवेंचुअली, यहाँ आपने एज भी डालना पड़ा, ठीक है। और यहाँ तो कोई है नहीं ऐसा, है ना, एज वाला ऐसा कंजक्शन है ही नहीं यहाँ। लाइक भी है, कोई ये भी कोई डिवाइस है, ऐसा भी डालना पड़ा, यहाँ एक छोटा सा कंजक्शन भी डालना पड़ा, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कि आप 3 सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस कैसे लिख सकते हो। और ये कोई भी छोटे वाले, ये तो चलो एकेडमिक है, कोई छोटे वाले में भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई छोटा, मतलब कैसे छोटा, आपको एक एक इजी बता देता हूँ, चलो इजी में कैसा करना है, यहाँ लिख देता हूँ कुछ। सबसे पहले कॉज, हाँ चलो मैं वही बता देता हूँ, ये वाला निकाल देता हूँ पहले, डिस्ट्रैक्शन होगा, यहाँ भी डिस्ट्रैक्शन होगा। सबसे पहले हमें लिखनी है कॉज, उसके बाद हमेशा लिखना है इफेक्ट, उसके बाद हमेशा लिखना है प्रॉब्लम और चैलेंज। मैं आपको ऐसी चीज सिखा रहा हूं अभी कि दुनिया के सारे ऐसे में काम आपको आ जाएगी, है ना। आपको रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी। ओके, कॉज क्या है कि अभी लैंड, मैं आपको पॉल्यूशन के ज्यादा बताऊंगा, उसमें ज्यादा आपको पॉइंट पता पड़ जाएगी। लैंड पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा हो रहा है, किसके कारण, प्लास्टिक के कारण और लिटरिंग के कारण, है ना। लैंड पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो उसकी इफेक्ट क्या होगी, हमें लैंड फिल करनी, हाँ, हम लैंड फिल करेंगे, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कचरा हो जाएगा, हम लैंड फिल करेंगे, हम उसको ओशन में भी डाल सकते हैं, हम डालते हैं, ऑब्वियसली डालते हैं, ओशन में भी डालते हैं, लैंड फिल करते हैं। और क्या करते हैं, लैंड पॉल्यूशन वाला, ये तो करते ही है ना। ओके, इतना इतना करता है, चलो। लैंड पॉल्यूशन प्लास्टिक लिटरिंग से लैंडफिल, और ओशन को, ये लैंड पॉल्यूशन वाला है, और ओशन में भी डालते हैं तो मरीन लाइफ को प्रॉब्लम्स होती है ना। तो ओके, अभी चैलेंजेस क्या है कि अगर लैंड पॉल्यूशन हो रहा है तो प्रॉब्लम और चैलेंजेस क्या होंगे कि फ्लड ज्यादा होंगे, है ना, सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, है ना। लैंड पॉल्यूशन कर रहे हैं हम तो अगर प्लास्टिक और लिटरिंग ज्यादा हो रही है तो एनिमल्स को प्रॉब्लम होती है ना। और तो क्या है, वाटर पाइप्स में जैम हो सकता है ना, प्लास्टिक के कारण। मैं कचरे की बात कर रहा हूँ, सारा ये सारे प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन क्या है, तो क्या करना चाहिए,
रिसाइकलिंग, रीयूज, जो रीयूजेबल है उसको ज्यादा यूज करना है, रिसाइकलिंग, रीयूज અને वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होनी चाहिए। और तो क्या है, रिसाइकलिंग है, रीयूज है, वेस्ट मैनेजमेंट है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। लैंड पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ ना यहाँ। हाँ देखो ये सारे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ये सारे को मिला के हमें एक सेंटेंस बनाना है। मैं अभी बना देता हूँ। ऑब्वियसली अभी राइटिंग ऐसी चीज है कि यहाँ बनेगा कुछ और ही, पर यही मैं ट्राई करूँगा कि लैंड पोल्यूशन का ही कुछ बने। सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल इरोजन, मैं एनिमल्स यहाँ से निकाल देता हूँ, ज़्यादा लगेगा। यहाँ से ओशन निकाल देता हूँ, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस निकाल देता हूँ। ओके अभी हो जाएगा, है ना। अभी चलो इसको बनाते हैं, इसका एक मस्त सेंटेंस बनाते हैं, 30 वर्ड्स का बनाते हैं, है ना। लैंड पोल्यूशन से लास्ट तक, वेस्ट मैनेजमेंट तक, है ना। littering has become a very unfortunate aspect of human nature that has caused land pollution and due to that very fewer space is available to dump these garbage, leading to severe consequences like flood in urban area and oil, नहीं, हाँ फ्लड चलेगा, फ्लड है ये ही लिखना पड़ेगा, लाइक फ्लड इन अर्बन एरिया एंड ओके मैं फिर से पढ़ लेता हूँ तभी कि मैं यहाँ कुछ आइडिया आ जाएगा। लिटरिंग हैज बिकम अ वेरी अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर दैट हैज कॉज्ड शिट। Okay, littering has become a very unfortunate aspect of human nature that has caused land pollution, and due to that, very fewer spaces available to dump these garbages, leading to severe consequences like flood in urban area, and water blockage, water pipe blockage in urban area, हाँ और यहाँ मुझे जीरोन डालना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लीडिंग सो सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस लाइक फ्लड एंड वाटर पाइप ब्लॉकेज इन अर्बन एरिया। सॉरी फिर से पढ़ लेता हूँ मैं, तो यहाँ से रिसाइकलिंग और यूज वेस्ट मैनेजमेंट का डाल सकते हैं। लिटरिंग हैज बिकम अ वेरी unfortunate aspect of human nature that has caused land pollution, and due to that very fewer spaces are available to dump these garbages, leading leading to so क्या है, leading to severe consequences like flood and water pipe blockage in urban area, forcing
governments to establish waste management system to reuse or recycle as much as possible, है ना। तो ये हो गया कॉज इफेक्ट प्रॉब्लम चैलेंजेस सॉल्यूशन सब एक में। यहाँ चैलेंज नहीं है, प्रॉब्लम है, चैलेंज भी हो सकती है। तो ये चैलेंज ही है ऑब्वियसली, वेस्ट मैनेजमेंट को एस्टैब्लिश करना, रीयूज और रिसाइकलिंग की प्रोसेस को चालू करना। मैं इसको फिर से रीड नहीं कर रहा ना, इस बाकी जितना रीड करेंगे इतना ज्यादा बेटर बनता जाएगा ये। और कितने का ये, इसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। 56 वर्ड्स का है ये, है ना। 56। इसको चाहो ना तो मैं 80 का भी बना सकता हूँ, पर नहीं, ये बहुत सही है, एकदम सही है ना। तो आपको पता पड़ रहा है कि देखो लिटरिंग हैज बिकम वेरी अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर दैट हैज कॉज्ड लैंड पॉल्यूशन। तो लैंड पॉल्यूशन की अगर ऐसे है तो एक पॉइंट कौन सा आता है इसमें, लिटरिंग। चलो लिखा तो सही है, पर लिटरिंग से होता क्या है कि चलो लिटरिंग हो गया तो इसके कारण होता क्या है कि ड्यू टू दैट वेरी फ्यूअर स्पेसेस अवेलेबल टू डंप दिस गार्बेजेस। कि लिटरिंग अगर कर दिया है तो इसको डंप कैसे करेंगे, डंप का मीनिंग उसको फेंकेंगे कहाँ। हाँ, तो अगर ये प्रॉब्लम होगी है, सॉरी ये अगर इफेक्ट है ऐसी खराब इफेक्ट, तो इसके कारण खराब इफेक्ट के कारण प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, लीडिंग टू सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस लाइक फ्लड एंड वाटर पाइप एंड ब्लॉकेज इन अर्बन एरिया। तो ये सारा का सारा लैंड पॉल्यूशन से कनेक्टेड है कि जगह नहीं है डंप करने की, ऑब्वियसली लैंड पॉल्यूशन। फ्लड वाटर पाइप ब्लॉकेज हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन। वेस्ट मैनेजमेंट रीयूज रिसाइकल ये करना पड़ेगा, ऑब्वियसली लैंड पॉल्यूशन कनेक्टेड डायरेक्टली। जितना भी आप डीप में जा रहे हो ना, तो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये ऑब्वियसली सेवन बैंड में जाएगा 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 ही, है ना। ये हैज वाला है, हैज कॉज्ड वाला है, ड्यू टू दैट कोई डिवाइस fewer spaces available to dump this garbage is gerund cohesive device to severe consequences like flood and water pipe blockage in like या such as, अगर such as यहाँ कर देता हूँ भी कोई डिवाइस हो गया, लाइक ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं करना। फोर्सिंग गवर्नमेंट्स टू एस्टैब्लिश वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम टू रीयूज और रिसाइकल एज मच एज पॉसिबल। कोई डिवाइस है ना, वैरायटीज ऑफ कोई डिवाइस होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये लिटरिंग, फिर आपको ऐसा लगेगा लीडिंग, फिर फोर्सिंग, पर वो आपको भी पता है ना कि जितना ज्यादा, अगर यहाँ विच डाल सकते हैं हम, विच लीड्स टू, है ना। चलो मैं करता बस, विच लीड्स टू, ये 7 में, मिनिमम 7 में जाएगा अभी। Littering has become a very unfortunate aspect of human nature that has caused land pollution, and due to that, very fewer space is available to dump this garbage, which leads to severe consequences such as flood and water pipe blockage in urban area, forcing governments to establish waste management system to reuse or recycle as much as possible. तो प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत ही कंप्लीट लग रहा है, ये 7 बैंड में जाएगा, है ना। अगर यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है ना, अगर 3-4 स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये 6.5 में चला जाएगा, पर ये 7 में जाएगा, है ना, ऐसा लिखना है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ऑब्वियसली कोई यार मैं बार बार भूल जाता हूँ कि आप ग्रुप में मेरे को मैसेज कर देना। हाँ, ग्रुप में मैसेज कर देना कि मैं ये सारी पीडीएफ डाल दूँ यार, है ना, मैं भूल जाता हूँ सच्ची में। तो आप मेरे को ग्रुप में मैसेज कर देना। आज कितने ज्वाइन हुए, अंशुल और कृणाली है। हाँ, तो देखो जितना ज्यादा हो सके ना उतनी डिटेल डालनी है अपने, जितना ज्यादा हो सके इतनी डिटेल डालनी है। हाँ, तो ये सीखना कैसा है, कॉज इफेक्ट, ये सेप्स पैराग्राफ स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं अपना। तो इसके कारण ही कोहेरेंसी आती है। आपको ऑब्वियसली आ जाएगा कि ग्रामेटिकल रेंज कैसे यूज करनी, कितने मस्त मस्त पैसिव डालना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस डालना है, पर आपको वो पता नहीं पड़ेगा कि कोहेरेंसी कैसे लानी है। अंशुल का ये प्रॉब्लम था ना, अंशुल मेरे को बोल रहा था कि ये इसके कारण आप सेंटेंस फॉर्मेशन भी कर सकते हो, और ऐसे सेंटेंस दो एक साथ साथ लिखे हैं तो पैराग्राफिंग हो जाएगा। जो क्या बोलता था अभी, यही था ना, है ना, कहाँ गया पैराग्राफिंग, ये रहा देखो, अप्रोप्रिएटली स्किलफुली मैनेजेस पैराग्राफिंग। पैराग्राफ तभी मैनेज होता है जब सेंटेंसेस कंप्लीट होना, तभी पैराग्राफ अपने आप मैनेज होता है। याद क्या रखना है अभी लास्ट में, इन शॉर्ट
डिडक्टिव रीजनिंग, बिग डिटेल से लेकर स्मॉल डिटेल में जाना है। ऑब्वियसली मैंने जो लिखा है ना ये सेंटेंस, लिटरी, तो बहुत ही बड़ा शब्द है ना, और इसका भाग है एक ही ये वाला रीयूज और रिसाइकल, वो लास्ट में करना है, वो आपको भी पता है। तो हमेशा यही ट्राई करना है कि बड़े से लेकर छोटे पॉइंट तरफ जाना है, बिग डिटेल से स्मॉल डिटेल्स तरफ। CIA FBI वाले यही करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। जो प्रोफेशनल ऐसा लिखते हैं, जो प्रोफेशनल आर्टिकल्स ब्लॉग्स लिखते हैं, वो डिडक्टिव रीजनिंग फॉलो। आवाज नहीं आ रही। हेलो। 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 कल मिलते हैं, कल संडे है ना, तो कितने बजे रखना है मैं आपको मैसेज कर दूंगा अराउंड में। कल ट्राई करेंगे कि 1 to 2 आवर्स का डेढ़ डेढ़ 2 घंटे का लेक्चर कुछ कर दे, और मस्त सा कुछ ऐसा लिख के बताऊंगा मैं, या हम यही प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे लिखना है, या मैं आपको एक मस्त सा छोटा सा स्ट्रक्चर बता दूंगा कि हाँ यहाँ से विच डालना है, यहाँ कॉमा डालना है, फिर विच डालना है, फिर अगर आपको ज्यादा लंबा खींचना है तो यहाँ कॉमा डाल के जीरो यूज कर देना है, तो 30 का हो जाएगा, आराम से 30 का हो जाएगा, और वो आपको 7 में ले जाएगा, आराम से 7 में ले जाएगा। ऑब्वियसली आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो 6.5 तो आएंगे ही आएंगे, वो पक्का है। ठीक है, चलो मैं ये वाली पैराग्राफ डाल दूंगा, कल मिलता है। ठीक है।